हेलो जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, आज हम जो है छत्तीसगढ़, चूंकि जो मराठा जो प्रशासन है ना, छत्तीसगढ़ का जो आधुनिक इतिहास चल रहा है उसमें मराठा जो शासन है वो पूरा पूरा सिरा गया था। हम बढ़ने वाले हैं किधर, आपका प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की ओर। लेकिन उससे पहले मराठा शासन के दौरान कौन कौन से प्रचलित कर से, कौन कौन से प्रचलित अधिकारी थे, उसको अपन क्या करेंगे आज के वीडियो में देखेंगे, है ना। कौन कौन से प्रचलित कर और कौन सा जो मुद्रा जो प्रणाली जो व्यवस्था था उसको अपन देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ प्रमुख अधिकारी के बारे में डिटेल से देखेंगे। इसके बाद जो है मराठा प्रशासन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सिरा आ जाएगा। ओके, देखो ये जो कंटेंट है याद रखना, ये हर बुक में, नॉर्मल बुक में मिलेगा नहीं। आपको हमेशा मेरे हर वीडियो में कुछ न कुछ अपडेट मिलेगा ही मिलेगा। मैं यहाँ पर ऑथेंटिक बुक को उठाया हूँ और इसी को लेके आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी आया उल जुलूल बता दिया और चले गए। एक बार पढ़िए, रगड़ के पढ़िए, समझ रहे हैं बात को जी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा आज के पहला देखेंगे, कौन सा आपका मराठा कालीन जो कर है उसमें प्रमुख जो कर है उस प्रमुख कर को क्या करेंगे आज हम डिटेल से लेंगे। ठीक है भैया, चलिए ठीक, चलिए देखते हैं। यहां पर याद रखिएगा जो पहला जो कर है ये देखेंगे कौन सा आपका भूमि कर, कि मराठा कालीन भूमि कर व्यवस्था कैसे था। तो ध्यान सुना, मराठा कालीन जो भूमि जो कर था, ठीक है, यहां पर देखना, मराठा कालीन जो भूमि कर था, ये जो भूमि कर जो लेते थे, ये जो वेम्बो जी का जब शासन था, सूबेदारी जब शासन शुरू किए थे उस समय था ना, भूमि के ऊपर क्या लगाते थे, आपका कर लगाते थे। कि किसान जिस भूमि में खेती कर रहा है या जहां रह रहा है वहां पर क्या लगाते थे, कर लगाते थे। तो ये जो भूमि कर था, है ना, ये भूमि के आधार पर, मतलब जिसके पास जितना ज्यादा जमीन है उसको उसके आधार पर क्या करते थे, कर उसमें लगाते थे। तो भूमि कर जो है ना आपका, ये भूमि के आधार पर, भूमि के आधार पर, है ना। ओके, हाँ, भूमि के आधार पर याद रखना क्या लगाते थे, आपका कर लगाते थे। और इसमें इसके जो नाप है, भूमि का नाप कैसे करते थे, तो भूमि का जो नाप है, नापते थे, भूमि को नापते थे, वो हलों की संख्या के आधार पर नापते थे भूमि को, है ना। भूमि का जो नाप है वो हलों की संख्या के आधार पर था। ठीक है जी। और एक हल बराबर, हल का मतलब ऐसा नहीं कि जो बड़ा सा हल होता है उसको नाप दिए 1 एकड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हल मतलब यहां पर है कि एक हल का जो इकाई था, एक हल बराबर है ना 2 से 2.5 एकड़ की जो भूमि था ना, उसके लिए वर्ड यूज करते थे कौन सा, एक हल। ओके, तो याद रखना यहां पर आपका एक हल, एक जो हल है, एक हल को बोलते थे 2 से 2.5 एकड़ की जो भूमि है उसको बोलते थे एक हल बोलते थे। ठीक है जी, आपका ये हो गया। और याद रखना भूमि कर का जो निर्धारण है, भूमि कर का जो निर्धारण है ये गांव स्तर में होता था, ग्रामीण क्षेत्र में होता था, ग्रामीण क्षेत्र में। और ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रमुख था, हेड था उस समय, वो था गौटिया। कौन था, गौटिया। ओके, तो कर का जो निर्धारण है ये ग्राम स्तर पर होता था। और इसका जो लेने का जो काम करते थे, है ना, ये जो लेते थे कौन, आपका गौटिया। ओके, और गौटिया और कृषकों के मध्य याद रखना ये लेन देन आपका होता था, और एक गौटिया आगे अपने जो अधिकारी थे उसको दे देते थे। ठीक, तो ये हो गया कौन सा आपका, एक भूमि कर। ओके, तो भूमि के आधार पर जिसके पास जितना ज्यादा भूमि है ना, भूमि का नाम, हलों की संख्या, एक हल बराबर 2 से 2.5 एकड़। ओके, ग्राम स्तर पर होता था, गौटिया और कृषकों के मध्य होता था। ठीक, अगला देखते हैं परगनों पर कर। परगना, जो परगना पद्धति जो अपन लाए थे सुबह शासन के समय विठल और दिनकर जी के द्वारा, तो परगना का जो कर है ना, परगना का जो कर है उसको लेने का जो अधिकार था वो किसके था, उसका निर्धारण कौन करता था, करों का। तो उसका निर्धारण करता था कौन, आपका कमाविसदार। और वो गांवों की संख्या के आधार पर, गांवों की संख्या के आधार पर हर एक परगना का जो कर है उस कर का निर्धारण करता था कौन, आपका कमाविसदार। समझ आई भैया बात। ओके, इतने को याद रखना है आपको। अगला देखते हैं, ठीक है, तो ये हो गया भूमि कर। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो प्री में पेपर में पूछता है, यहां तक कि मेंस में भी आप, है ना, अगर आए तो उसको आप लिख सकते हैं। समझ रहे बात को। तो पहला जो कर है याद रखना, बार बार पूछा है, कई बार पूछा है, घेरी बेरी पूछा है, जिसका नाम है टकोली, या इसको बोलेंगे नजराना। टकोली या उसी को बोलते हैं नजराना। टकोली कर क्या है, ये जो जमींदार थे वो वार्षिक रूप से कर देते थे। ओके, जो टकोली याद रखना एक प्रकार का क्या है, वार्षिक कर है। कौन सा कर है, वार्षिक कर। किससे लेते थे, याद रखना, ये जमींदारों से लिया जाने वाला याद रखना एक प्रकार का क्या था, वार्षिक कर था। जमींदारों से लिया जाने वाला वार्षिक कर था। ये हो गया कौन सा आपका टकोली। दूसरा बोलोगे तो शायर। शायर का मतलब क्या है, शायर का मतलब ये नहीं कि जो कोई शायरी मार रहा है उसको कर देंगे। शायर का मतलब यहां पर अगर बोलोगे तो जो सामान आते थे, कहीं बाहर से आ रहे हैं सामान और यहां से क्या हो रहा है आपका जा रहा है, उसमें टोल टैक्स लगाते थे। कोई सामान आ रहा है उसको बेच रहे हैं उसके ऊपर कर लगाते थे। समझ रहे बात को। ओके, तो शायर जो कर था आयात निर्यात। ओके, आयात निर्यात, बिक्री कर, या बाहर से अगर कोई वस्तु को ला रहे हैं और उस लाने के बाद यहाँ पर बेच रहे हैं उसके ऊपर भी कर लगाते थे। उस कर का नाम क्या है, उस कर का नाम है आपका शायर कर। पेपर में आपको मिलेगा आयात निर्यात,
कर को क्या बोलते थे, तो याद रखना शायर कर बोलते थे। ठीक है, ओके, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, बाहर से लाई गई वस्तु पर लगाने वाला कर। ठीक, अगला देखते हैं कौन सा, कलाली। कलाली मतलब इससे पहले भी मैं डिस्कस कर लिया था एक बार। कलाली मतलब कलल कलल करेंगे, पी खा के, तो आदमी जो पिएगा वही कलल कलल करेगा। समझ रहे हो बात को, कल कल कलल, है ना। तो कलाली जो कर है उसको आबकारी कर बोलते हैं। आबकारी विभाग जानते हो कि जो दारू वारू है वो सब आबकारी विभाग के अंतर्गत आता है। समझ रहे हो बात को। तो कलाली कर याद नहीं क्या था आपका, आबकारी कर था। मादक जो पेय पदार्थ है, मादक पेय पदार्थ मतलब जो नशा वाला जो पदार्थ है, उसको लाइसेंस जारी करने के लिए या उसको बेचने के लिए जो कर लेते थे वो क्या कहलाएगा आपका, कलाली कर। ठीक है, दूसरा कौन सा आपका, पंडरी कर। पंडरी कर जो है गैर कृषक वर्ग। गैर कृषक वर्ग का मतलब जो कृषक नहीं है ना, कृषक को छोड़ के और जो भी है, जैसे नाई है, कुम्हार है, बढ़ई है, गोण है, समझ रहे हो, जो कृषि काम को छोड़ के जो कृषक नहीं थे उनके ऊपर जो कर लगाया जाता था उसको बोलते थे कौन सा आपका, उनको बोलते हैं पंडरी कर, उसको बोलते थे। ठीक है जी। तो गैर कृषक वर्ग से लेते थे, तो गैर कृषक में कौन आएगा, बढ़ई, कुम्हार, नाई, गोण, ये सब लेते थे। और इनसे कितना लेते थे, इनका जो परिवार था उनके परिवार के आय का 10% याद रखना चार्ज करते थे कौन सा आपका, पंडरी कर। पेपर में पूछ सकते हैं, तो याद रखना परिवार के है ना, याद रखना परिवार के आय का कितना परसेंट आपका, आय का 10% चार्ज करते थे कौन सा आपका, ये वाला कर, इसको बोलेंगे पंडरी कर बोलेंगे। ठीक है इतना। अगला देखते हैं कौन सा आपका, सेवई कर। सेवई का मतलब ऐसा नहीं कि कोई सेवई खा रहा है, सेवई बेच रहे हैं उसके ऊपर कर लगाएंगे, ऐसा नहीं है। सेवई का मतलब क्या है, ये ना छोटे छोटे अस्थायी कर थे। अस्थायी मतलब है ना, जैसे माने चलो जो कभी कभी लेते थे, जैसे भाई दबे माने चलो कोई झगड़ा कर रहा है ना, किसी पर जुर्माना लगा है, दंड, अब दंड तो डेली ही ठोकेगा, झगड़ा करने तो कभी कभी करेंगे। समझ रहे हैं बात को। तो सेवई जो कर है ये जुर्माना है प्रकार का, दंड के स्वरूप लिए जाने वाला क्या है आपका, एक कर है कौन सा आपका ये, तो दंड है ना, जुर्माना, और ये अपराध को कंट्रोल करने के लिए आपने इस सेवई कर लगाते थे। और इस प्रकार से अगर बोल सको तो छोटे छोटे जो अस्थायी करों है, छोटे छोटे अस्थायी जो कर है, छोटे छोटे अस्थायी कर, उन छोटे छोटे अस्थायी करों को बोलते थे, क्या बोलते थे, सेवई बोलते थे। पेपर अगर पूछेगा कि छोटे छोटे अस्थायी कर को किस नाम से जाना जाता, तो याद रखना उसको क्या बोलते थे आपका, सेवई कर बोलते थे। ओके ओके। और पेपर में जो पूछा वो पूछा जुर्माने पर जो कर लगा उसका नाम क्या है, सेवई, दंड सेवई, अपराध सेवई। ठीक है, ओके। तो दंड करेंगे, जुर्माना देंगे, सेवई खिलाएंगे, ऐसे याद रखना। अगला जमींदारी कर। जो जमींदार है ना, जमींदार है उनसे लेने वाला कर कौन सा है आपका, टकोली कर। इसमें मत घुस जाना, है ना। जमींदारी कर का मतलब ये होता है कि बाहर से अगर अनाज आ रहा है, बाहर से अनाज आ रहा है, आयातित मतलब आ रहा है, ओके, निर्यातित मतलब जा रहा है, ओके। आयातित जो अनाज है उसके ऊपर जो कर लगाते थे, है ना, जो जमींदारी है ना, आयातित अनाज पर जो कर लगाते थे उसी को बोलते थे कौन सा आपका, जमींदारी कर बोलते थे। इसके अलावा याद रखना विभिन्न त्योहार जो है ना, जो त्योहार है उस त्योहारों के विभिन्न अवसरों पर भी याद रखना कर लगाते हैं, ऐसा जो है आपका मिलता है। तो याद रखना विभिन्न जो त्योहार है उन त्योहारों पर के अवसर पर भी क्या लगाते थे, कर। तो पेपर अगर पूछ दे कूट वाले क्वेश्चन में कि क्या मराठाकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में विभिन्न त्योहारों के अवसर पर भी कर लगाया जाता था, तो हाँ, कर लगाया जाता था। ठीक इतना। तो ये हो गया कौन सा आपका कुछ प्रमुख कर। उसके अलावा याद रखना इस समय जो नियुक्त पदस्थ जो सूबेदार थे, जो कमाविजदार थे, अन्य जो अधिकारी थे, वो व्यक्तिगत खर्चों के लिए भी क्या करते थे, आदमी के ऊपर कर ठोकते थे कि हमारा अपना खर्चा निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, कर चाहिए, ऐसा करके। तो दो जो प्रमुख जो सूबेदार थे, है ना, एक का नाम क्या होगा, केशव गोविंद। क्या नाम है, केशव गोविंद। केशव गोविंद ने अपने खर्च के लिए क्या क्या लगाया कर, उस कर का नाम क्या है, एक कर का नाम है भाई वानी। क्या नाम है, भाई वानी कर। दूसरा आपका सबरी पाटी कर। और तीसरा कौन सा आपका, बस्तरी कर। भाई वानी, सबरी पाटी, भाई वानी, सबरी पाटी, बस्तरी कर। भाई वानी लेते थे रायपुर वाले क्षेत्र में लेते थे, सबरी पाटी जो कर लेते थे ये धमतरी वाले क्षेत्र में लेते थे, और बस्तरी जो कर लेते थे आपका मुंगेली तरफ के लेते थे। ठीक है, तो ये हो गया तो आपका केशव गोविंद जो है व्यक्तिगत खर्च के लिए लगाया जाने वाला जो है आपका भाई वानी, सबरी पाटी और आपका बस्तरी। ठीक, ये हो गया। अगला देखते हैं बीका जी गोपाल के समय। बीका जी गोपाल जो है अपने सूबेदार स्वयं के लिए जो कर लगाया थे इन्होंने, है ना, ओके। तो ये लेते थे, उस कर का नाम है आपका स्वारी बूटा कर। क्या नाम है, स्वारी बूटा कर। मतलब जो सूबेदार है वो अपने व्यक्तिगत खर्चा के लिए जो कर लगाते थे उसका नाम क्या है आपका, स्वारी बूटा कर, आपका ये है। ठीक। दूसरा, आप सूबेदार के नीचे में रहते थे, कौन, सूबेदार के नीचे में रहते थे कमाविजदार। तो कमाविजदार भी अपने खर्चे के लिए कर लगाते थे, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्वारी बूटा बरगुन। स्वारी बूटा बरगुन, स्वारी बूटा सूबेदार, स्वारी बूटा बरगुन कमाविजदार। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि जो है आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी। देखो ऐसा लग रहा होगा भले कि इंपॉर्टेंट नहीं है फिर ही पढ़ा दिए, भैया अभी के पैटर्न देखिए, पीएससी जिस लेवल में जा रहा है ना, बाबूरे गेजरा फेंक दे रहे हैं आदमी लोग का, समझ रहे हो जी, इसलिए बोल रहा हूं मैं, पढ़ लेने में क्या दिक्कत है,
समझ रहे बात को? तो इतने को आपको याद रखना है, ये होगा कुछ प्रमुख क्या हो गया आपका कर। ठीक भैया है ना, इतने को देख लेगा। अगला अगला देखते हैं, इस समय प्रचलित जो मुद्रा जो प्रणाली है, कौन कौन से मुद्रा इस समय चलते थे, कैसे नागरिक है ना, जैसे अभी 1 रुपया चल रहा है, 2 रुपया चल रहा है, समझ रहे? उसमें पैसा चलता था, पैसा कुछ और बोलते थे, समझ रहे बात को? तो इस समय चूंकि मराठा प्रशासन था, तो इस समय नगपुरी रुपया का क्या था आपका प्रचलन था, ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो इस समय मुद्रा प्रणाली की अगर बात करें तो इस समय बोलोगे तो नगपुरी रुपया का क्या था आपका प्रचलन था, नगपुरी रुपया का प्रचलन था। ओके, और कौड़ी जो है, कौड़ी जो पैसा जो कौड़ी है, कौड़ी विनिमय का एक न्यूनतम क्या था आपका इकाई था। विनिमय का मतलब कौड़ी क्या था, आप कौड़ी उसको दोगे, उसके बदले में आपको कुछ और देगा। तो कौड़ी जो है वो विनिमय का, कोई भी सामान को विनिमय करने का एक न्यूनतम क्या था आपका इकाई था, ये भी पेपर में पूछ सकता है। ठीक, कितना आप देखते हैं। तो कौन क्या क्या चलता था उस समय, कितने क्या बोलते, जैसे मान के चलो अभी जैसे बोलते 8 आना, 8 आना, 8 आना का मतलब क्या होता है, आधा रुपया, समझ रहे हो? 8 आना का मतलब क्या होता है, 8 आना, 16 आना मतलब 1 रुपया, है ना, 16 आना मतलब 1 रुपया, 8 आना मतलब 50 पैसा, समझ रहे हो बात को? तो उस समय जो है, अभी तो आना बोलोगे तो आजकल के जो मॉडर्न युग के जो बच्चे लोग हैं तो पार हो जाएंगे, क्या है 8 आना, है ना? प्राचीन काल के लोगों को पता है, हम जैसे प्राचीन काल के लोगों को। तो 8 आना जो है, 8 आना, 8 आना उसका मतलब होता है 50 पैसा, 16 आना 1 रुपया। तो वैसे ही अभी आना को जान रहे हैं, उस समय और प्राचीन काल में अगर जाओगे तो और कुछ चलता था, समझ रहे हैं? यहाँ पर देखोगे तो कौड़ी चलता था, कौड़ी। 4 कौड़ी का मतलब क्या होता है, 4 कौड़ी का मतलब होता था 1 गंडा। 4 कौड़ी का मतलब 1 गंडा, गंडा ना, डंडा नहीं, गंडा, ग में ग की मात्रा ग, अम की मात्रा ड, गंडा। ओके, तो 4 कौड़ी बराबर क्या होता था 1 घंटा। और 1 घंटा का मतलब क्या होता था, 1 घंटा का मतलब होता है, यहाँ पर लिखा हूं मैं 0.0625 पैसा, 0.00625 पैसा को 1 घंटा बोलते थे, और उसका मतलब होता है 4 कौड़ी। 4 कौड़ी बोलो या 1 घंटा, 4 कौड़ी या 1 घंटा बराबर होता था 0.0625 पैसा, समझ रहे बात को? आपका ये हो गया। और 5 घंटा बराबर क्या होता था, 5 घंटा बराबर होता था 1 कौड़ी। 5 घंटा बराबर 1 कौड़ी, 5 घंटा बराबर 1 कौड़ी। अभी 1 कौड़ी को 20 रुपया बोलते थे, अभी बोलते ना 1 कौड़ी, 1 कौड़ी का मतलब होता है 20 रुपया। लेकिन उस समय जो है 1 कौड़ी मतलब होता था कौन सा, 5 घंटा। और रुपये में अगर बोलोगे, पैसा में बोलोगे तो आता ना 0.31 पैसा, 0.31 पैसा, ये होता था कौन सा, 1 कौड़ी, और इसको 5 घंटा बोलते थे। ठीक है, पेपर ने पूछा भैया, अभी आएगा बताऊंगा कहां से कैसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है? तो आपका ये होगा अगला। ठीक है, तो 4 कौड़ी 1 घंटा, 5 घंटा 1 कौड़ी। और यार ना 20 कौड़ी बराबर होता था 1 दोगानी। 20 कौड़ी बराबर 1 दोगानी। 1 दोगानी मतलब 6.25 पैसा, 6.25 पैसा को याद रखना क्या बोलते थे, 1 दोगानी बोलते थे, और उसी को बोलते थे 20 कौड़ी। ठीक, ओके। 16 दोगानी मतलब 1 रुपया, मतलब 100 पैसे का 16 दोगानी, 100 पैसे का 16 दोगानी, 100 पैसा मतलब 1 रुपया, समझ रहे हैं बात को? 1 रुपया बराबर 16 दोगानी, 1 दोगानी बराबर 6.25, है ना? भारी कंफ्यूजन है बाबू रे, है ना? समझ रहे हैं बात को? ठीक है, रटना है, कुछ नहीं सोचना है, बस रटना है। 2 बार 3 बार 4 बार देखोगे, ऐसे याद कीजिए, ऐसे पकड़िए कि पेपर में आपको पकड़ा जाना चाहिए, है ना? एकदम ऐसे नहीं कि मन में एकदम हाँ याद हो जाना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे पकड़िए कि पेपर में पकड़ा जाना चाहिए, समझ रहे बात को? आपका तो ये होगा कौन सा आपका मुद्रा प्रणाली, मुद्रा। ठीक, अगला देखते हैं कौन सा, माप तौल प्रणाली। माप तौल, नापने तोलने का क्या इकाई था, जैसे अभी बोलते हैं ना 1 किलो, 1 किलो बराबर 1000 ग्राम बोलते हैं, 1 किलो बराबर 1000 ग्राम बोलते हैं। 1 पाव बराबर 250 ग्राम, 250 ग्राम। आधा किलो बराबर 500 ग्राम। वैसे ही उस समय भी क्या करते थे, नापने का अलग अलग इकाई चलता था, जैसे दूरी को नापने के लिए अलग इकाई है, समझ? तो ऐसे देखो, तो यहाँ पर देखोगे एक फोहाई मतलब 49.16 छटांग, पता नहीं क्या है, पकड़ना है बस, ठीक है? ओके, एक फोहाई बराबर क्या होता है 49/16 छटांग। 2 फोहाई मतलब क्या होता है, एक अधेलिया। पेपर पूछा, बता रहा हूं कहां पूछा, रुकिए, है ना? 2 अधेलिया बराबर 1 चौथाइया, 1 चौथिया। 4 चौथिया या 4 पाइली बराबर 1 काठा, 1 काठा धान। अब 1 काठा धान जानते होंगे, उसके आधार पर आप यहां पहुंच सकते हो, ठीक है? वो अपना दिमाग लगाना आप स्वयं। ओके, 4 चौथिया या 4 पाइली बराबर 1 काठा। 20 काठा बराबर 1 खंडी, 20 काठा बराबर 1 खंडी। 20 खंडी बराबर 1 गाड़ा, और 5 सेर बराबर
एक पंसेरी, और 8 पंसेरी बराबर 1 मन। और ये पेपर में पूछा है 1 मन, पेपर में पूछा, एमओ के पेपर में पूछा है 1 मन बराबर कितने पंसेरी होता है, तो याद रखिएगा 8 पंसेरी होता है कितने बराबर, 1 मन बराबर। समझ रहे हो? ऐसा कहां से पकड़ोगे भैया, अभी इसको पूछ दिया, क्या भरोसा इसको पूछ देगा या इसको पूछ देगा, कुछ भी पूछ देगा। इसलिए बोल रहा हूं एक बार पढ़िए, कट्ठल के पढ़िए, रगड़ के पढ़िए, टाइम है अभी 4 महीना टाइम है पीएससी में, समझ रहे हैं बात को? आपका ये है, तो 8 पसेरी बराबर क्या होगा, 1 मन। 8 पसेरी बराबर 1 मन होता है, ओके, ये पेपर में पूछा है, ओके। और 5 शेर बराबर 1 पसेरी, 1 पसेरी बराबर पूछे तो 5 शेर, 1 गाड़ा बराबर 20 खंडी, 1 खंडी 20 काठा, 1 काठा 4 चौथिया या 4 पायली, और 1 चौथिया बराबर 2 अधेलिया, 1 अधेलिया बराबर इतना, इतना बराबर इतना। ठीक है भैया, इतना जी, ओके। भेजे में घुसाइए, भेजे में भेजिए, समझ रहे बात को? आपका ये हो गया। दूसरा है दूरी मापन, दूरी को नापने के लिए, दूरी को नापने के लिए क्या क्या इकाई था, ठीक है। दूरी को नापने के लिए था आधा धाप, आधा धाप बराबर 1 हॉक, आधा धाप बराबर 1 हॉक, ओके। 1 धाप बराबर आधा कोस, आधा कोस, आधा कोस, 1 धाप बराबर, ओके। और 1 कोस बराबर 3 मील, 1 कोस बराबर, देखना सुना, पुराने जब में जो डोकरी ढाकरे लोग रहते हैं ना, वो बोलते हैं 1 कोस दूर है। अभी वर्तमान में 1 कोस का मतलब क्या होता है ना? 1 कोस का मतलब क्या होता है? 1 कोस मतलब आपका 3 मील, और 1 मील बराबर कितना किलोमीटर, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ओके। 1 मील बराबर, याद है 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर, ओके। 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर। अब देख लो 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर, तो इसमें गुणा कर देना, इसमें निकल जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा आपका 1 कोस। 1 कोस का आधा कर देना तो 1 धाप, और 1 धाप का आधा कर दोगे तो 1 हॉक। उम्मीद करता हूं कि जो बोल रहा हूं ये समझ में आ रहा होगा, इतना भी शायद मूर्ख नहीं होंगे आप लोग, ठीक है। तो इतने को भैया आपको याद रखना है, ठीक भैया। आधा धाप 1 हॉक, 1 धाप आधा कोस, 1 कोस 3 मील, 1 मील 1.6 किलोमीटर, ओके। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो जितना भी जो कर है ये, उसके अलावा जो मुद्रा प्रणाली है, जो माप तौल की प्रणाली है, और दूरी जो मापन है, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है भैया। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया, और जितने ज्यादा दोस्त में है, ज्यादा दोस्तों में ग्रुप में इसको क्या कर दो, आपका शेयर कर दो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।